हिमालय स्वर्णिम शिखरों का देश, हरितिम श्रृंखलाओं का प्रदेश। इन स्वर्णिम हरितिम शिखरों से कितनी छल छलाती सदा नीरा नदियां सृष्टि और संस्कृतियों को पल्लवित पोषित करते हुए अनादिकाल से धरती की प्यास बुझाने के लिए दौड़ी चली जा रही हैं। कहना असंभव तो नहीं, कठिन जरूर है। मालिनी नदी उन्हीं पावन नदियों में एक है। मालिनी नदी का उल्लेख भारत की ख्याति प्राप्त पौराणिक नदियों में किया जाता है, जो अपने पावन तट पर स्थित कण्वाश्रम के अस्तित्व के लिए प्रसिद्ध रही है। पौराणिक काल में मालिनी नदी का महत्व कण्वाश्रम के अतिरिक्त चार धाम यात्रा पथ के कारण भी प्रसिद्ध था। इस यात्रा पथ को राजबाट के नाम से भी जाना जाता था, आज कंडी मार्ग के नाम से जाना जाता है। राजबाट नामक इस यात्रा पथ का प्रसार हरिद्वार से प्रारंभ होकर कण्वाश्रम तथा कण्वाश्रम से आगे उत्तराखंड हिमालय के चार धामों तक था। यातायात के साधनों के अभाव में प्राचीन कालखंड में बद्री केदार की यात्रा नदियों के किनारे उनके प्रवाह के विपरीत दिशा में किया जाता था, ताकि यात्रा आंशिक समतल पथों पर सुगमता से हो सके, भटकने की कोई आशंका शेष न रहे। चार धाम नाम से प्रसिद्ध इन यात्राओं के लिए उत्तराखंड में तीन पथों का प्रयोग किया जाता था। पहला पथ भागीरथी नदी के किनारों से होकर गुजरता था, जिसके लिए हरिद्वार से ऋषिकेश, फिर गंगा जी के बाएं तट से गुजरते हुए देवप्रयाग, वहां से भागीरथी नदी के किनारे होते हुए टिहरी और फिर उत्तरकाशी के लिए जाया जाता था। दूसरा पथ अलकनंदा नदी के किनारों पर तय किया जाता था, जिसके लिए गंगा जी के दाहिनी तट पर हरिद्वार से ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, फिर कालीमठ होते हुए मद महेश्वर की यात्रा संपन्न की जाती थी। तीसरा पथ मालिनी नदी के सहारे तय किया जाता था, जिसके लिए हरिद्वार से कण्वाश्रम, इसके बाद मालिनी नदी के किनारे किनारे हेमकूट से नया नदी पार कर व्यास घाट और श्रीनगर होते हुए पहले बद्रीनाथ और इसके बाद केदारनाथ के दर्शन लाभ लिए जाते थे। क्योंकि गंगा नदी स्वयं में विशाल प्रवाह लेकर प्रवाहित होती है और गहरी घाटियों का निर्माण करती है, इसीलिए हरिद्वार से आगे पहाड़ी पथों पर गंगा तटों से होकर जाना उस समय काफी कठिन व जोखिम भरा हुआ करता था। यही कारण था कि तत्कालीन यात्रियों ने निरापद यात्रा के लिए गंगा की एक सहायक नदी मालिनी नदी का आश्रय लिया, जो आज भी सुगम पथों का निर्माण करते हुए बहती है। 7वीं सदी के प्रारंभ में चीनी यात्री वैन सांग ने भी मालिनी तट पर स्थित इस पथ से यात्रा की थी। 16वीं व 17वीं शताब्दी में कई यूरोपियन यात्रियों ने अपने संस्मरणों में कण्वाश्रम के इस मार्ग का उल्लेख किया है। 1790 ईस्वी में अंग्रेज कैप्टन हार्डविक इसी मार्ग से गुजरा था। चार धाम यात्रा का यह क्रम 19वीं शताब्दी तक चलता रहा। गंगा तट पर स्थायी मार्ग का निर्माण हो जाने के बाद यह पथ उपेक्षित होते होते आज जन सामान्य के दृष्टिपथ से भी ओझल हो गया है। चार धाम यात्रा पथ तथा कण्वाश्रम नामक महान गुरुकुल की उपस्थिति के कारण मालिनी नदी को पौराणिक काल में वही सम्मान प्राप्त था जो आज गंगा नदी को प्राप्त है। यही कारण है कि मालिनी नदी के तटों पर ऋषि मुनियों, सन्यासियों तथा योगियों ने अपने अपने आश्रमों की स्थापना की थी। आज जन सामान्य में ऋषि, मुनि, सन्यासी और योगी शब्दों को समानार्थक ही समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रत्येक शब्द अपनी विशिष्ट योग्यता को सूचित करता है। उच्चतर मेधा संपन्न कवि या मंत्र दृष्टा तपस्वियों को ऋषि संज्ञा से पुकारा जाता है। महर्षि कर्ण, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ आदि ऐसे ही सन्यासी ऋषि हैं। उच्च कोटि के मनन चिंतन करने वाले, संसार से विरक्त, जप तप स्वाध्याय में निरत, उपाध्याय होते हुए भी ज्ञान पिपासु छात्र के रूप में प्रस्तुत रहने वाले तपस्वियों को मुनि कहा जाता है। सांसारिक विषय वासनाओं तथा अनुरागों का पूर्ण रूपेण परित्याग करने वाले तपस्वियों को सन्यासी कहा जाता है। ऋषि जहाँ मंत्रों या सूक्तों का सृजन करते हैं, वहीं मुनि उन पर गहनता से मनन किया करते हैं। आश्रमों और गुरुकुलों में रहने वाले शिक्षक और वरिष्ठ ब्रह्मचारी इसी श्रेणी में आते हैं।
कालांतर में सन्यासियों की एक परंपरा सिद्ध भी कहलाई। ये कठोर शारीरिक साधना को ही सिद्धि का मार्ग समझते हैं। गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रचारित नाथ पंथ सिद्ध सन्यासियों की ही एक शाखा है। ऋषि मुनि आध्यात्मिक विधाओं के जानकार होने के साथ साथ योग तथा आयुर्वेद के भी अभ्यासी हुआ करते हैं। मालिनी नदी घाटी में निवास करने वाले उन सहस्रों ऋषि मुनियों में महर्षि चरक, महर्षि मारीच कश्यप और महर्षि च्यवन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। चरक संहिता के प्रणेता महर्षि चरक का चिकित्सालय और आयुर्वेदिक उद्यान मालिनी नदी के बाईं ओर की पर्वत श्रृंखला में स्थित था, जिसे आज चरेक डांडा के नाम से जाना जाता है। महर्षि च्यवन का आश्रम मालिनी नदी के उद्गम से पूर्व दिशा की ओर फैली पहाड़ियों पर विद्यमान था। महर्षि मारीच का आश्रम हेमकूट पर्वत पर विराजमान था, जो मालिनी नदी के उद्गम से प्रवाह पथ पर कुछ आगे विराजमान है। हेमकूट पर्वत को वर्तमान में महाबगढ़ शिखर कहा जाता है। यहीं पर शकुंतला ने 6 वर्षों का निर्वासित जीवन बिताया था तथा अपने पुत्र भरत को यहीं वर्तमान भरतपुर में जन्म दिया था। यहीं पर महर्षि मारीच कश्यप ने आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ काश्यप संहिता का प्रणयन किया, जो महर्षि चरककृत चरक संहिता से भी प्राचीन ग्रंथ है। महर्षि विश्वामित्र का आश्रम मालिनी तथा गोमती नदी के संगम में स्थित था। यहीं पर उनका प्रणय अप्सरा मेनका से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कन्या रत्न के रूप में शकुंतला की प्राप्ति होती है। महर्षि कर्ण का विस्तृत कर्णाश्रम मालिनी नदी के दोनों ओर माल क्षेत्र से प्रारंभ होकर गंगा तट तक बसा हुआ था। प्राचीन साहित्य में हिमालय की तलहटी में स्थित भाबर और तराई क्षेत्र को ही माल क्षेत्र के रूप में जाना गया है। यहीं पर महर्षि कर्ण को कन्या शकुंतला की प्राप्ति हुई थी, जिनका प्रणय तत्कालीन हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत से होता है, जिनके प्रतापी पुत्र चक्रवर्ती राजा भरत के नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। उक्त पौराणिक महत्व के स्थलों के अलावा और भी कई स्थल हैं, जिनका संबंध इस नदी तट पर घटित होने वाली कथाओं से जुड़ता है, जिसकी पुष्टि आज भी यहाँ के जानकार लोग श्रुत परंपरा से करते हैं। किमसेरा, जिसे कुछ विद्वान कर्णसेरा का अपभ्रंश मानते हैं, जिसका अर्थ महर्षि कर्णों की उपजाऊ भूमि है। कुछ लोग यहाँ कर्णाश्रम की मूल स्थिति मानते हैं, किंतु प्राप्त साक्ष्यों से मेल न रख पाने के कारण ये दावे स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। कुछ विचारक इस स्थान को किन्नरों से जोड़ते हुए पौराणिक किमपुरुष वर्ष मानते हैं। पद्म पुराण में किमपुरुष वर्ष को हेमकूट पर्वत के नीचे बताया गया है। अतः किमसेरा और उससे लगते हुए क्षेत्रों को किन्नरों का पौराणिक निवास स्थान मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सौंटियाल धार, जिसे शकुंतला धार का अपभ्रंश माना जाता है, शकुंतला के निवास स्थान के रूप में जनश्रुतियों में सुरक्षित है। मयड्डा और मरण खेत को अप्सरा मेनका से जोड़ा जाता है। अपने पौराणिक इतिहास को पुष्ट करते ये सभी स्थान वर्तमान में मालिनी नदी के तट पर चारधाम यात्रा पथ पर विराजित हैं। इतने स्थानों का एक साथ होना संयोग नहीं हो सकता है। मालिनी तट पर स्थित पौराणिक चारधाम यात्रा पथ भले ही आज से सदी पूर्व ही चारधाम के यात्रियों से विहीन हो चुके थे, किंतु दशक पूर्व तक स्थानीय निवासियों की आवाजाही से जीवंत हुआ करते थे। यातायात के लिए सुगम वाहन पथों का निर्माण होने के कारण यह पौराणिक पैदल पथ धीरे धीरे जनविहीन होता चला गया है। यही कारण है कि राजकीय स्तर पर होने वाले इसके रखरखाव को भी बंद कर दिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं ने भी इस पौराणिक पथ को दुर्गम व क्षतिग्रस्त कर दिया है। जल के कलकल में मानवीय कलरव से जीवंत रहने वाले ये पथ आज झाड़ियों झुरमुटों में खोकर जंगली जानवरों के आवागमन के साधन बनकर रह गए हैं। जब कभी इन वीरान पथों पर मृगों का समूह विचरण करता दिखाई देता है, तो व्यथित मन को एक संबल अवश्य मिलता है। मृगों के प्रति शकुंतला के स्नेहिल सानिध्य युक्त पुरातन स्मृतियां फिर से जीवंत हो उठती हैं। अनुभूत तथ्य है कि पुरातन स्मृतियां बदलते समय के साथ साथ और भी मधुर और जीवंत होती चली जाती हैं। यहाँ तक कि कटु और कर्कश अनुभूतियों से भरी स्मृतियां भी बीतते समय के साथ अपनी कर्कशता को खोती चली जाती हैं।
स्मृतियां कण्व और उनके कण्वाश्रम की हैं, विश्वामित्र मेनका की हैं, दुष्यंत शकुंतला की हैं, सिंह शावकों से क्रीड़ा करने वाले पराक्रमी भरत के उन कथानकों की हैं जो कण्वाश्रम से जुड़ी हुई हैं। रूपसी शकुंतला के प्रिय सहचर ये मृग भी उन्हीं पुरातन स्मृतियों के जीवंत संवाहक हैं। दुखद है कि ये मृग आज भी यहाँ के अभयारण्य में सानंद विचर रहे हैं। नमस्कार।